अध्याय 5 देख रहे हैं, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस, खनिज और ऊर्जा संसाधन। तो हम हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में इसकी बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूं आपको। हुआ कि हवन ये गुवाहाटी में बहुत एक रिमोट इलाके में रहते हैं, गांव में रहते हैं, और वो आते हैं शहर और देखते हैं। वो कहते हैं, पिताजी ये जो किचन है ये तो मूव कर रहा है, ये तो यहां से वहां जा रहा है। वो अपने पिताजी से आश्चर्य की मुद्रा में पूछते हैं, तो पिताजी जवाब देते हैं कि बेटा ये घर नहीं है, ये ईंट गारे वाले घर नहीं है, ये बस और ट्रेन है, ये एल्यूमिनियम से बना हुआ है, इसमें आयरन लगा हुआ है। तो ये जो एल्यूमिनियम और आयरन है ये हमको हर जगह दिखाई देगा, हर जगह हमको मिलेगा। तो मिनरल्स है क्या? मिनरल्स जो प्राकृतिक रूप में हमको मिलता है, जिनका एक बकायदा जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है, केमिकल और फिजिकल, भौतिक और केमिकल, मतलब इसमें कंटेंट होगा X%, 20X% कुछ होगा, 20Y% कुछ होगा। अब ये स्पेसिफिक है, एक स्पेसिफिक काइंड का मिनरल है जिसका अंदर का जो स्ट्रक्चर होगा, जिसके अंदर कंटेंट होगा, चाहे हम एटम मॉलिक्यूलर लेवल पे पहुंच जाएं, तो एक स्पेसिफिक इसका इंटरनल स्ट्रक्चर होगा जो दूसरे से मैच नहीं करता हो। अब भी बहुत सारे काम के लिए आता है, जैसे डायमंड देखिए, लाइमस्टोन हो गया, फ्लोराइड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, बहुत सारे काम में आता है। एक नीडल, एक सुई से लेकर हवाई जहाज तक, बड़े बड़े शिप्स, जितने बड़े बड़े स्ट्रक्चर है। अच्छा वो तो छोड़िए, आप और मैं, हमारा जो शरीर है उसमें बहुत सारे मिनरल हैं जिसके बगैर हमारा काम चलता नहीं है। अब एक एग्जांपल देता हूं आपको। जो आप टूथपेस्ट यूज करते हैं ना, दांत साफ करते हैं, इसमें सिलिका होता है, लाइमस्टोन होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, बहुत सारे उसमें फॉस्फेट मिनरल होते हैं जो क्लीनिंग करते हैं। जो कैविटीज होती है, गड्ढे बन जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, तो ये थोड़ा दांत साफ करने के लिए मिनरल फ्लोराइड है, टाइटेनियम ऑक्साइड है। तो बहुत सारे जो मिनरल्स हैं वो कहाँ से आते हैं? रूटाइल हो गया, इल्मेनाइट हो गया, एनाटेस। इसी तरीके से अब्रक, माइका, ये भी हम यूज करते हैं टूथपेस्ट में। अब टूथपेस्ट तो हो गया, उसके अलावा प्लास्टिक का एक कवर होता है, उसके ऊपर एक ढक्कन होता है ना। ये कहां से आ रहा है? ये पेट्रोलियम से आता है। तो एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट आपने देखा, यानी कि सुबह दांत मांजने जब आप जाते हैं तो बहुत सारी चीजें आपके सामने हाथ में होती है, बहुत सारे मिनरल्स आपके हाथ में होते हैं। तो पत्थर, प्रकृति में तो पत्थर है ना, तो हमारे पास मिनरल तो है। मिनरल में कुछ इंप्योरिटीज होती हैं। जैसे आप सब्जी लेके आते हैं बाहर से, तो उसको धोते हैं ना, उसमें क्योंकि धूल वूल होती है। इसका मतलब यह है कि एक पत्थर हो सकता है, उसमें मिनरल हो सकता है, या एक से ज्यादा मिनरल हो सकते हैं, खनिज तत्व हो सकते हैं। अब ओर्स क्या होते हैं? ऐसा मिनरल जिसमें 2-4 एलिमेंट हो, उसमें एक ऐसा तत्व जिसके अंदर एलिमेंट हो, यानी ये सोर्स होता है। इसका मतलब यह है कि इससे हम एलिमेंट निकाल सकते हैं, तो मिनरल्स जो होते हैं वो अपने ओर्स से निकाले जा सकते हैं। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं इसके। यहां एक चीज समझना जरूरी है कि मिनरल्स जैसे हजारों लाखों की तादाद में है, तो क्यों ना इनको वर्गीकृत किया जाए ताकि इसको अच्छे से समझा जा सके। तो मिनरल्स को हम मेटालिक, नॉन मेटालिक, अच्छा मेटल नॉन मेटल की कुछ प्रॉपर्टी होती है फिजिकल में, फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रॉपर्टी होती है। तो मेटालिक की कुछ प्रॉपर्टी होती है। पहली चीज ये है, मेलिएबल है, मतलब उनको पीट के आप शीट बना सकते हैं, उनको वायर बना सकते हैं आप। लस्टरस होते हैं, वो चमकते हैं, वो उनमें शाइनिंग आती है, लस्टर होता है, चमक होता है।
दूसरा ये है कि वो इलेक्ट्रिकली मतलब उसमें करंट, बिजली पास हो सकती है, अच्छे कंडक्टर होते हैं, और हीट के भी अच्छे कंडक्टर होते हैं, गर्मी के, इनको हम मेटालिक कहते हैं। अब हम ऐसे एलिमेंट पे आते हैं जो मेटालिक नहीं होते हैं। जो मैंने जो प्रॉपर्टीज बताई वो उनमें नहीं होती, समझ गए, जो जो प्रॉपर्टी बताई वो उसमें नहीं होती, तो वो नॉन मेटालिक हो गई। इसके अलावा हमारे एनर्जी मिनरल्स भी होते हैं। एनर्जी प्रोड्यूसिंग का मतलब ये होता है वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। मेटालिक में हमारे पास फेरस हो गया, नॉन फेरस हो गया और प्रेशियस हो गया। फेरस का मतलब क्या होता है? फेरस मतलब Fe, Fe मतलब होता है आयरन। Fe का ये जो सिंबल है वो आयरन के लिए है। तो फेरस मतलब ये होता है जिसमें लोहा होगा, आयरन होगा। मेटालिक में एक फेरस हो सकता है, जैसे आयरन ओर हो गया, मैग्नीज हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये जिनमें लोहा होगा, लोहा का कंटेंट होगा, फेरस हो गया। इसके अलावा नॉन फेरस, नॉन फेरस का मतलब क्या होता है? उसमें आपको लोहा नहीं मिलेगा, उसमें लोहा नहीं है, Fe नहीं होगा उसमें। कॉपर हो गया, लेड, टिन, बॉक्साइट। कॉपर मतलब होता है तांबा। जब हम मेटालिक कैटेगरी में आते हैं तो एक और आता है प्रेशियस। ये भी पत्थर होते हैं, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, सोना, चांदी, प्लैटिनम। जब हम नॉन मेटालिक में आते हैं तो माइका है, सॉल्ट, पोटाश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, लैमस्टोन, सैंडस्टोन, ये नॉन मेटालिक में आता है। एनर्जी प्रोड्यूसिंग मिनरल ऐसे ऐसे तत्व, ऐसे खनिज, ऐसे एलिमेंट जो आपको एनर्जी देते हैं। आपकी गाड़ी किससे चलती है? पेट्रोल से चलती होगी या गैस से चलती होगी। कहां से आते हैं? क्योंकि मैंने बताया ये तो पत्थर होते हैं। कहां से आते हैं? इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से आते हैं, ये सेडिमेंट्री रॉक से आते हैं, ये सरफेस रॉक पे डिकम्पोजिशन से आते हैं, पत्थर के टूटने से, और सैंड ऑफ वैलीज, जहां पर आपको बहुत सारे एलुवियल डिपॉजिट मिलेंगे, बताता हूं आपको मैं, एक एक करके चलते हैं। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में जहां पर क्रैक होता है, बीच में ना एक क्रैक होता है, पत्थरों में जो क्रैक होता है वहां पर आपको ये चीजें मिलेगी, क्रेवाइसेस, फॉल्ट, मतलब जहां टूट होती है। जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं इसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीजें डिपॉजिट होती रहती है। तो ये एक शीट की तरह, जैसे बेडशीट आप बिछाते हैं ना, वहां पर मिलते हैं। या कोल, आयरन, जिप्सम, सोडियम है। डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम सरफेस रॉक्स, यहां पर क्या होगा? यहां पर आपको बॉक्साइट मिलेगा। इसका मतलब जब सरफेस रॉक डिकम्पोज हो जाता है वहां पर आपको ही मिलेगा रेसिडुअल, जो बाकी बचता है। सैंड ऑफ वैलीज में जो एलुवियल डिपॉजिट है, जलोढ़ मिट्टी, वहां पर आप देखेंगे कि ये अलग अलग जो नदियां हैं उनके बेसिन पे आपको मिलेंगे, इसलिए सैंड ऑफ वैलीज कहते हैं इसको। जैसे आप प्लेसर डिपॉजिट भी इसका नाम है, प्लेसर डिपॉजिट, जैसे गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लैटिनम हो गया है। अगर ओशन में जाएंगे, समुद्र के अंदर भी चीजें मिलती हैं, समुद्र में भी मिलती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो वो है सॉल्ट, नमक, मैग्नीशियम, ब्रोमीन, ये मिलता है आपको। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखें मिनरल्स का क्या है हिंदुस्तान में, खनिज तत्व कहां कहां कैसे कैसे डिपॉजिटेड है, मैं आपको मैप में भी दिखाऊंगा। पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम ये गुजरात और आसाम में आपको काफी ज्यादा मिलता है। जहां पर आयरन, जिसमें ना आयरन ना हो, वो राजस्थान में मिलता है, नॉन फेरस मिनरल जिसको कहते हैं। जहां पर मेटालिक मिनरल है और नॉन मेटालिक मिनरल और साथ में कोल, वो आपको पेनिनसुलर प्लेटो में मिलेगा। जगह मैं इसकी दिखाऊंगा आपको। माइन क्या होता है? अगर आपने गड्ढा खोद दिया तो उसे माइन नहीं कहेंगे। एक ऐसा इलाका जहां पर बहुत ज्यादा डिपॉजिट है खनिज का, जिसको हम आसानी से और इकोनॉमिकली, फिजिकली, मान लीजिए ये कॉस्ट है आपका, एक जगह आप गए, बहुत ज्यादा आपने मेहनत की और आप वहां तक पहुंचे और आपको बहुत थोड़ा सा मिनरल मिला, तो कॉस्ट जो था इसको खोदने का, निकालने का, मैन आवर्स, मैन पावर, तो इसको हम माइन नहीं कहेंगे। लेकिन अगर ऐसी जगह जहां पर इंडस्ट्रीज हो, जहां पहली चीज तो यह है कि उसको निकालने का कॉस्ट कम हो, बहुत सारा निकल के आए,
और उसका उपयोग किया जा सके, इकोनॉमिकली फायदा हो, तब उसे हम माइन कहेंगे। जब हम चर्चा करते हैं फेरस मिनरल की, जैसे मैंने बताया कि आयरन होता है, Fe होता है उसमें, लोहा का कंटेंट होता है फेरस मिनरल में। तो उससे क्या होता है कि हिंदुस्तान खासतौर पे आयरन ओर जिससे लोहा निकाला जा सकता है उसमें तो बहुत हम अग्रणी हैं। मतलब हमारे पास अग्रणी का मतलब बहुत सारा डिपॉजिट है। जैसे जो आयरन ओर के डिपॉजिट है इसमें मैग्नेटाइट है, अलग अलग टाइप के हैं। मैग्नेटाइट हो गया और हेमेटाइट हो गया। हेमेटाइट तो आपको जरा एक आइडिया बताऊं, आयरन के और आयरन एक बेसिक मिनरल है। एक्चुअली आयरन जो है ना वो हर एक इंडस्ट्री की बैकबोन है, बहुत ज्यादा है अवेलेबल, तो इसीलिए कह रहा हूं मैं कि हमारे पास अच्छा है। तो मैग्नेटाइट जो है वो सबसे बढ़िया, ये सबसे बढ़िया आयरन ओर है हमारे पास। मतलब 70% जो होता है, मतलब सबसे बढ़िया चीज है, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बड़ी अच्छी होती है, इसलिए नाम इसका मैग्नेटाइट रखा हुआ है। आयरन के पास चुंबकीय इसमें प्रॉपर्टी होती है, 70% आयरन इसमें होता है, इसको इसलिए बहुत सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। खासतौर पे इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री जो होती है, बिजली वाली विभाग, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हेमेटाइट होता है जो इंडस्ट्रियल आयरन ओर, क्योंकि इसकी जो क्वांटिटी है बहुत ज्यादा यूज करते हैं इसको। थोड़ा सा आयरन कंटेंट इसमें कम होता है, 50 से 60% होता है, 50 to 60 मैग्नेटाइट से थोड़ा कम होता है, लेकिन इसको बहुत यूज किया जाता है। अब ये दो आपको याद रखने हैं आयरन में, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। अब कौन कौन सी जगह है जहां जहां पर बेल्ट है? बेल्ट मतलब ये होता है कि एक ऐसी श्रृंखला, ऐसी एक जगह जहां पर आपको वो चीज मिलेगी और कई जगह मिलेगी। ऐसे नहीं होता कि अगर एक जम्मू कश्मीर में मिल रहा है एक जगह पे, एक छोटी सी जगह पे, फिर एक तमिलनाडु में मिल रहा है, ऐसा नहीं। एक ऐसा ऐसी जगह जहां पर बहुत सारी चीजें जहां बहुत ज्यादा मात्रा मिलता है। तो मैं आपको जो आयरन ओर के बेल्ट बता रहा हूं मैं आपको, 4 बेल्ट है इसमें। आप इसको देखिए, ये इलाका है उड़ीसा झारखंड, उड़ीसा झारखंड बेल्ट है। इसमें बादामाफार, मयूरभंज, केंदुझार, सिंहभूम, नामुंडी, गोवा, यहां पर माइंस है, खदानें हैं। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर में आ जाइए, दुर्ग, बस्तर और चंद्रपुर वाले इलाके में। यहां पर आपको छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, यहां पर अच्छी अच्छी क्वालिटी का हेमेटाइट मिलता है, और इसको बाकायदा जापान और साउथ कोरिया में हम भेजते भी हैं। फिर बेल्लारी, चित्रदुर्गा, चिकमंगलूर और तुमकूर, ये इलाका मैं दिखा रहा हूं आपको। तो कर्नाटका में जो कुद्रेमुख माइन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये पूरा का पूरा इसमें जो निकलता है वो एक्सपोर्ट हो जाता है, वो हिंदुस्तान में यूज नहीं होता, क्योंकि क्वालिटी इतनी अच्छी है, बढ़िया चीज निकलती है यहां से। फिर महाराष्ट्र में भी, महाराष्ट्र गोवा का भी एक रीजन है, इसको रत्नागिरी माइन कहते हैं। यहां पर काफी बढ़िया डिपॉजिट है आयरन ओर के बहुत बढ़िया डिपॉजिट है। फिर मैं दोबारा ले जाना चाहता हूं आपको कि ये 4 इलाके आप जो देख रहे हैं थोड़ा सा शेडेड है, तो आयरन ओर फील्ड्स है, आयरन ओर माइंस है। यहाँ पे आयरन ओर ऐसे पोर्ट्स है, ऐसे पोर्ट्स यानी कि ऐसे ये कहें कि सी पोर्ट्स है जहां से आप इसका एक्सपोर्ट करते हैं, जहाज के तौर पे जाता है। ऐसी बॉक्साइट वगैरह भी देखा आपने वहां पे। तो ये अलग अलग परसेंटेज है आयरन ओर का, हर एक स्टेट के हिसाब से कौन से टॉप पे है। थोड़ा पुराना डेटा है, लेकिन थोड़ा आइडिया आपको लग जाएगा कि सबसे ज्यादा जो है वो कर्नाटका प्रोड्यूस करता है, फिर उड़ीसा पे नंबर आता है, उड़ीसा कर्नाटका बराबर ही है ऑलमोस्ट। फिर छत्तीसगढ़, गोवा छोटा है लेकिन बहुत ज्यादा निकलता है। इस तरीके से आयरन ओर की अलग अलग जगह है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इसे कहते हैं रैट होल माइनिंग। जो रैट होल माइनिंग होता यह है कि देखिए जो खनिज वाले हैं ना, आयरन ओर, अयस्क, लोहा अयस्क, व्हाटएवर, वो सारे के सारे जो है वो
वो गवर्नमेंट के अंडर में है। तो रैट होल माइनिंग का मतलब ये होता है, अगर आप मेघालय में जाएंगे तो वहाँ पर अच्छे खासे डिपॉजिट्स हैं, डोलोमाइट के हैं और लाइमस्टोन के हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो कोल माइनिंग करते हैं, जोवाल है और चिरापुंजी। तो यहाँ पर कौन करते हैं? यहाँ पर फैमिली मेंबर ही करते हैं। जो लोग हैं, जो एक फैमिली मेंबर है, रिलेटिव हो गई, वो खुद ही करते हैं। इसको रैट होल माइनिंग कहते हैं। रैट होल माइनिंग इसलिए इसको कहा जाता है। ये जो अलग अलग मैंने आपको इलाके बताए, बेल्ट्स बताए मैंने आपको, अब हम मैंगनीज पे आते हैं। मैंगनीज जो है ये मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, विनिर्माण में यूज होता है। ये यूज होता है स्टील के लिए, ये यूज होता है स्टील के लिए और फेरो मैग्नीज अलॉय के लिए। अलॉय मतलब ये है कि 2-3 एलिमेंट आपने मिला दिए ताकि प्रॉपर्टी सबकी एनहांस कर ली। तो आप कहें कि 10 केजी मैग्नीज 1 टन के लिए जरूरत पड़ती है। 1 टन स्टील के लिए 10 केजी मैग्नीज की आवश्यकता होगी। तो मैग्नीज हम स्टील के लिए ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड है, पेंट, और ये सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर जो मैग्नीज का है वो है उड़ीसा। सबसे ज्यादा कौन है? उड़ीसा सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है इसको। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको बताना चाहता हूं। इसमें आप देखें, जैसे मैंने बताया सबसे ज्यादा उड़ीसा का है, 33% करीब है। उसके बाद मध्य प्रदेश आता है, कर्नाटक आता है। तो ये कुछ इलाके आपको दिखाना चाहता हूं जहां पर हम मैग्नीज दिखाना चाहेंगे। ये मैग्नीज के इलाके हैं। आप देखें, इसमें एक डायमंड शेप का बना हुआ है, ये मैग्नीज एरियाज है। मोस्टली ये उड़ीसा में इसका काफी डिपॉजिट्स हैं, हम यहां से निकालते हैं। नॉन फेरस मिनरल में अगर हम आ जाए तो हिंदुस्तान जो है नॉन फेरस की, जिसमें लोहा नहीं है ना, उसमें ज्यादा हम लोग आगे नहीं है। हमारे पास है नहीं, हमारे पास वो कंटेंट है नहीं। तो ऐसे मिनरल्स जिसमें कॉपर है, बॉक्साइट, लेड, जिंक, ये गोल्ड, ये बहुत सारे ऐसे मेटलर्जिकल प्रोसेस है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में इनका बहुत बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कॉपर की बात अगर मैं करूं तो कॉपर जो थोड़ा हिंदुस्तान में कॉपर कम है, डेफिशिएंट है, हमारे पास थोड़ा कम है कंटेंट। अब ये अच्छी बात ये है कि मैलेबल है, डक्टाइल है और बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट, बिजली इसमें बहुत अच्छी कंडक्ट होती है कॉपर में, क्योंकि इसमें देखिए मैलेबल डक्टाइल है, इसका मतलब इसमें मेटालिक प्रॉपर्टी है। इसको हम यूज करते हैं इस प्रॉपर्टी कारण ही, क्योंकि इसी प्रॉपर्टीज के कारण हम खासतौर पे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और केमिकल इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं। जो इलेक्ट्रिकल केबल्स हैं इससे बनाते हैं। इसके अलावा अगर आप इसके प्रोड्यूस की बात करें तो मध्य प्रदेश में बालाघाट है। एक ही जगह ऐसी है 52% हिंदुस्तान का जो कॉपर है, मध्य प्रदेश के बालाघाट में 52% कॉपर पैदा होता है। इसके अलावा भी है सिंहभूम, अगर जाएं आप झारखंड में, ऐसे ही खेतरी है राजस्थान में, यहां पर भी आपको कॉपर के डिपॉजिट मिलते हैं और काफी निकाला जाता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश ही इसमें चैंपियन है। पूरे देश में बालाघाट का इलाका जो है सबसे बढ़िया, वहां पर और भी इलाके हो सकते हैं जो हमारे रिजर्व्ड हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हमें जो पता है वो ये है जहां से हम वाकई में निकाल रहे हैं इसको। बॉक्साइट पे आते हैं। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकाला जाता है। इसका मतलब बॉक्साइट एक ऐसा ओर है, एक ऐसा अयस्क है जिससे एल्यूमिनियम निकलता है। अब एल्यूमिनियम बड़ा इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम ये समझ लीजिए कि बहुत हीरो है अपने मेटल्स इन सब में ना, हीरो है ये बॉक्साइट जो है ना, एकदम आपको मिट्टी जैसा सब्सटेंस मिलेगा जिसको हम एल्यूमिना कहते हैं। एल्यूमिना से फिर हम एल्यूमिनियम निकालते हैं। ये एल्यूमिनियम की कुछ प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है, ध्यान रखिएगा। उसका फायदा क्या है? उसके पास जो पावर है, उसका जो दम है वो लोहे का है, मतलब लोहे का पावर है, लेकिन वो उतना लाइट भी है, मतलब हल्का भी है, और बहुत अच्छी इसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है, यानी गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का भी है और हीट का भी है, मैलिएबल भी है। पीट पीट के शीट बना सकते हैं आप, आपके इसके बना सकते हैं।
मतलब मेटालिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि आयरन का सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट है, सबसे अच्छा। तो ये आपको अमरकंटक का जो पठार है वहां मिलेगा, माइकाल हिल से कटनी है, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है उड़ीसा, 45% जो टोटल बॉक्साइट जो है वो अकेला उड़ीसा करता है, उड़ीसा। और जो कोराटपुर है उड़ीसा में, इसमें पूरे देश में सबसे ज्यादा रिजर्व है। किस चीज का रिजर्व है? बॉक्साइट का। यहां सबसे ज्यादा जो बॉक्साइट है वो निकाला जाता है। अब मैं जरा बॉक्साइट के इलाके दिखाता हूं आपको। ये बॉक्साइट के इलाके हैं, ब्लैक 2 डॉट्स हैं बीच में, देखिएगा ये सारे बॉक्साइट के इलाके हैं। जैसे मैं अगेन आपको बता देता हूं कि अमरकंटक का जो पठार है, माइकाल हिल्स है और कटनी, ये सब इलाके आपको वहां मिलेगा। नहीं होती है, हम अब्रक यानी कि माइका से शुरुआत करते हैं। ये प्लेट्स होती हैं, अलग अलग प्लेट्स होती हैं, और फिर इसको अलग अलग शीट में बनाते हैं, बनती है। और आप देखें इसके कलर अलग अलग हो सकते हैं, काला हो सकता है, हरा हो सकता है, रेड हो सकता है, येलो हो सकता है। इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पावर लॉस भी कम होता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसकी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है, तो इसमें इंसुलेशन प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी को ये रेजिस्ट करती है। तो अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेज हो, उसको रोकने के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इसका उपयोग देखते हैं। जो जगह है उसकी वह है कोडरमा, गया, हजारीबाग, अजमेर राजस्थान, नेल्लोर आंध्र प्रदेश, यहाँ पर ये मिलती है। ये माइका जो है स्टार में दिखाया गया है, जैसे आप यहाँ नेल्लोर दिख रहे हैं, यहाँ पर आप हजारीबाग देख रहे हैं, अजमेर हो गया, और ये जो इलाके हैं, तो ये सारी इलाके में अब्रक अच्छा खासा मिलता है। फिर उसके बाद हम आते हैं रॉक मिनरल्स। रॉक मिनरल्स मतलब ऐसे खनिज जो हम पत्थर के फॉर्म में मिल जाते हैं, जैसे लाइमस्टोन हो गया। अब जो ये कहाँ मिलता है? जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, सेडिमेंट्री रॉक्स में ये कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में मिलता है, और इसको हम सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत यूज करते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में, जैसे मैंने बताया। और सीमेंट इंडस्ट्री के लिए ये बहुत उपयोगी है। क्यों? क्योंकि आयरन स्मेल्टिंग यानी जो लौह प्रगलन है, आयरन को बनाने की प्रक्रिया में इसका बहुत बड़ा उपयोग है प्रगलन के लिए। और इसके जो प्रोड्यूसर्स हैं उसमें आंध्र प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश आता है और राजस्थान आता है। सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर यही है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। हैजार्ड्स ऑफ माइनिंग, हमारे पास बहुत सारे माइंस हैं हिंदुस्तान, जैसे मैंने आपको इतने सारे मिनरल्स, खनिज, अयस्क बताए। तो खदानों में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं और क्या क्या दिक्कतें आती हैं? खदान का मतलब यही है कि इसमें थोड़ी सी दिक्कत रहती है। पहली चीज तो यह है कि सांस में दिक्कत है, यानी डस्ट होती है, बहुत सारी ऐसी गैसेस होती हैं माइंस से जो निकलती हैं, वो माइनर्स के हेल्थ में बहुत बुरा इफेक्ट डालती हैं। इनंडेशन है, मतलब दब जाना, आग लग जाना, और माइन की रूफ अगर खुदाई की है तो वो दब जाए, टूट जाए, गिर जाए, तो यहाँ पर लोगों की जान चली जाती है। इसके अलावा जो माइनिंग है वो आसपास के पानी जो है उसको भी खराब करता है, वेस्ट और स्लरी उसमें डाली जाती है ना, इसलिए। और इससे क्या होता है, जमीन की जो क्वालिटी है वो खराब होती है, क्योंकि आप जमीन के बहुत नीचे खुदाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये बेकार हो जाता है, मतलब खराब कर देते हैं। जब माइनिंग साइट हो जाती है, जब आप माइनिंग कर देते हैं, उस जगह को छोड़ देते हैं, तो वो जगह खराब हो जाती है, वहां का इकोसिस्टम आप खराब करके चले जाते हैं। अब कंजर्वेशन जरूरी हो जाता है, मिनरल्स का संरक्षण क्यों जरूरी है? देखिए, पूरे अर्थ क्रस्ट में केवल 1%, अगर एक ग्लोब को मैं बताऊं, मान लीजिए 100% चीजें हैं, जो भी चीजें हैं, उसमें केवल 1% ऐसा है जो मिनरल है, यानी बाकी पत्थर हो सकते हैं, मिनरल जिसे हम कहते हैं उपयोगी, वो 1% है। तो जरूरी ये हो जाता है जब इतनी कम मात्रा में है तो हम इसको कंजर्व करें, इसका संरक्षण करें। ये नेसेसरी नहीं है, ये इंडिस्पेंसिबल हो गया, यानी कि अब हमको करना ही पड़ेगा। उसका कारण ये है कि जो मिनरल बनता है वो आज या कल में नहीं बन जाता है, इसको सालों लगते हैं, मिलियन साल लगते हैं, इसको बहुत साल लगते हैं,
क्योंकि बहुत इसमें केमिकल फिजिकल प्रोसेस होते हैं जो सालों से चले आ रहे हैं, और जो हम जिस तरीके से उसको उपभोग कर रहे हैं उसका रिप्लेनिशमेंट है उतना तेज नहीं है, यानी हम उसको उतना खाएं जितना हमारे लिए रहे भी। तो जैसे मैंने कहा कि केवल 1% है जो एक्सेसिबल है, यानी कि हम केवल 1% जानते हैं। हो सकते हैं बहुत सारे हो, लेकिन केवल जो फिजिबिलिटी है इनको निकालने की वो 1% है। मिनरल जो है वो लिमिटेड रिसोर्स है, यानी कि संसाधन इसके लिमिटेड है। अगर हम इसको दिमाग से सोच के प्रबंधन से या इसके लिए एक प्रक्रिया बना के नहीं यूज करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, आज नहीं कल खत्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसे कहते हैं कॉन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, यानी परंपरागत तौर पे जो एनर्जी या कहें हीट एनर्जी और हमारी चीजों को चलाने के लिए जो परंपरागत सोर्सेस थे जो हम शुरू करते आ रहे जिससे हम एनर्जी ले सके, तो उसमें आपका आता है फायरवुड, लकड़ी हम जलाते हैं। मैक्सिमम आपने गांव में देखा होगा लकड़ी जलाते हैं। उसके बाद जो है गोबर, कैटल डंग कहते हैं इसको, गोबर के उपले जलाते हैं। हम कोल जलाते हैं, कोयला, पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम यूज करते हैं गाड़ियों में, बड़ी बड़ी जो भी इससे हमारी मैकेनिकल चीजें चलती हैं। इसके अलावा तो नेचुरल गैस है। तो अब ये देखते हैं कि ये कई फॉर्म में होता है। इसका मतलब ये है कि हम परंपरागत तौर पे सालों से इसको एनर्जी के लिए उपयोग कर रहे हैं, लेकिन हमने ये देखा कि हमको इसका कंजर्वेशन क्यों चाहिए। हमने अभी भी देखा कि मिनरल्स का क्यों चाहिए, तो एनर्जी की भी कंजर्वेशन चाहिए, क्योंकि जो एनर्जी आ रही है इन सब से, चाहे आप लकड़ी से ले लें, चाहे आप कोयले से ले लें, चाहे पेट्रोलियम से ले लें, वो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। इसका मतलब ये है कि ये आगे चल के खत्म हो जाएंगे। अब जो ये कन्वेंशनल सोर्सेज है हमको थोड़ा अलग आना पड़ेगा, यानी कि हमको नॉन कन्वेंशनल एनर्जी यानी कि गैर परंपरागत जो सोर्सेज हैं वहां से हमको एनर्जी लेने की कोशिश करनी पड़ेगी, वहां से एनर्जी पूरी करनी पड़ेगी। जैसे सोलार हो गया, विंड हो गया, टाइडल हो गया, मतलब जो सौर एनर्जी है, हवा की, वायु की जो ऊर्जा है, ऐसे टाइडल ज्वार वाला जो ऊर्जा है, ऐसी जो जमीन के नीचे गर्मी है उसको हम यूज कर सकते हैं। बायोगैस हो गया, तो ये सारे एटॉमिक एनर्जी भी इसमें आती है। ये सारे नॉन कन्वेंशनल गैर परंपरागत सोर्सेज हैं। जैसे रूरल एरिया में आप जाएंगे, गांव के इलाके में जाएंगे, तो वहां जो गोबर होता है गाय और भैंस का, उसको उपले बना के उसको जलाते हैं, उसका यूज करते हैं। तो खाना जब बनाते हैं तो मान लीजिए एक जो उपला बनता है, एक टाइम का खाना बनता है ना, तो 100 सिगरेट पी लेती है एक औरत बैठे बैठे। इसका मतलब ये है 100 सिगरेट का धुआं वो ले लेती है अंदर। तो कितना नुकसानदेह है ये धुआं है, ये आगे चल के उनको पल्मोनरी डिसीज, रेस्पिरेटरी डिसीज ये सब क्रिएट करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप बना रहे हैं कोई चीज को, तो हो क्या रहा है कि आप जैसे मान लीजिए आप मैन्योर है या एग्रीकल्चर है, तो वहां पर आप चीजें कहीं बना रहे होते हैं, कहीं खराब कर रहे होते हैं। मैं आपको उसके पहले जरा दिखाता हूं कि ये है कोल माइन के अंदर का एक चित्र है। इसका मतलब ये है कि ये जो सिचुएशन है ये बहुत अच्छी नहीं है इन साहब के लिए, जो लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे उनके लिए बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है ये एक कोल माइन की बाहर का चित्र है। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि कोल माइन में कोयला तो निकाल रहे हैं, लेकिन बाकी चीजें भी देखनी पड़ेंगी। कोयले की बात करें तो ये सबसे ज्यादा हमको फॉसिल फ्यूल हिंदुस्तान में मिलता है। फॉसिल फ्यूल वो कोल बनता कैसे है? कोल इस तरीके से बनता है कि जो प्लांट और जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स एंड ट्रीज, एनिमल नहीं होते इसमें, प्लांट और ट्री जो होते हैं, बहुत सालों पहले कभी अर्थक्वेक आया होगा या जो भी आया होगा, नेचुरल कैलेमिटी, उससे क्या होगा, वो दब गए, फिर धीरे 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 उनके ऊपर पत्थर और मिट्टी जमा हो गई। तो ये नीचे जो कंप्रेशन है, प्रेशर है, टेम्परेचर, उस कंडीशन में ये जो लकड़ियां हैं या प्लांट है ये कोल में बदल गए। तो हमारे पास अलग अलग टाइप के कोल अवेलेबल है, जैसे लिग्नाइट है, बिटुमिनस है, एंथ्रासाइट है। ये वैरायटी है अलग अलग, कोयले की अलग अलग वैरायटी है। ये जो लिग्नाइट है ये थोड़ा लो ग्रेड है, ब्राउन होता है, ये सॉफ्ट होता है। इसका मतलब इसमें पानी का कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है। ये आप तमिलनाडु जैसे नेवेली में आप देखेंगे कि लिग्नाइट कोल काफी अच्छा मिलता है। फिर बिटुमिनस होता है, ये सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला कोयला है,
कोल, इसको हम स्मेल्टिंग आयरन, जैसे मैंने कहा ना कि ब्लास्ट फर्नेस में जो आयरन का प्रगलन होता है, एंथ्रासाइट होता है उसके बाद, बहुत अच्छा, ये एंथ्रासाइट सबसे अच्छा है, सबसे हाई क्वालिटी कोल यही है। ये आपको जो दामोदर वैली में मिलेगा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है कोल फील्ड्स है। और कोल हमको मेघालय में भी मिलता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, मेघालय में भी है, आसाम में भी है, अरुणाचल प्रदेश में भी हमको ये मिलता है। अब ये जो जगह है इनको मैं आपको दिखाऊंगा। हम आते हैं पेट्रोलियम पे। पेट्रोलियम, अब पेट्रोलियम जो है ये पत्थरों में मिलता है, पत्थरों के नीचे, बहुत पुराने जमाने में। जैसे मैंने कहा ना कि हमने जैसे अभी कहा पेड़ पौधे, ऐसे ही जानवर जब दब जाते हैं और चीजें दब जाती हैं, तो तब ये बहुत सालों में बनता है, लाखों लाखों साल लग जाते हैं। तो 63% जो हिंदुस्तान का पेट्रोलियम आता है वो मुंबई हाई से आता है। ये ऑफशोर है, मतलब मुंबई के जो पोर्ट है उससे थोड़ा दूर पे, पानी के, समुद्र के बीच में है। 18% जो आता है वो गुजरात का जो अंकलेश्वर का ऑयल फील्ड है वहां से आता है। 16% हमारा आसाम के डिगबोई, नहरकटिया और मोरम, हुगिरान, इन ऑयल फील्ड से आता है। डिगबोई जो है वो सबसे, इन सब में सबसे पुराना ऑयल फील्ड डिगबोई का है, आसाम का। तो जब भी, जहां भी हमको पेट्रोलियम मिलती है उसके ऊपर तैरती हुई गैस मिलती है, नेचुरल गैस हमें मिलती है वहां पे, क्योंकि ये केमिकल कंपोजिशन का इस तरीके से होता है। ये नेचुरल गैस जो है जनरली हमको, जैसे मैंने बताया कि कई चीजें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है ना, एक साथ उसको फिर उसका रिफाइनरी में जाके अलग अलग वो करते हैं, हम उसका एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो एक तो ये है कि नेचुरल गैस थोड़ा सा एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत, जब ये जलती है, कंबशन होता है इसका, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो CO2 जितना ज्यादा होगा उतना हमारे लिए खतरनाक है। नेचुरल गैस जो है कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है जब वो कंबशन होता है। तो ये CNG की तरह यूज करते हैं हम इसको व्हीकल्स में। आप खासतौर पे बड़ी बड़ी सिटीज में आप देखेंगे कि वहां पेट्रोल से गाड़ियां नहीं चलती है, खासतौर में टेम्पो टैक्सियां। ये हमको कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है, गल्फ, जो कैम्बे, अंडमान निकोबार आइलैंड और मुंबई हाई, यहाँ पर आपको नेचुरल गैस मिलती है। इनको पाइपलाइन से ट्रांसफर किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, जैसे हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, इसको हम HVJ लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है। HVJ लाइन जो है 1700 किलोमीटर है। ये गैस को मुंबई हाई से लेकर, बहुत बीच बीच में पार्ट है, कई जगह ये रुकती है, लेकिन बेसिन तक जाती है। अब हमारे पास जैसे ये सब जो चीजें देख ली हमने, अब इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के बगैर तो बड़ी दिक्कत है। आज आप सोच नहीं सकते हैं कि बगैर बिजली के हम रह सकें। तो इसके लिए पानी का यूज, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। जैसे अगर आपने डैम बना दिया, भाखड़ा नंगल है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो पानी जो है, पानी जब ऊपर की तरफ ठहरता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, जब वो नीचे की तरफ आता है तो काइनेटिक एनर्जी उसमें आ जाती है, और वो जो नीचे टर्बाइन होते हैं वो इस पानी से घूमते हैं, और टर्बाइन से घूमते हैं। उसके बाद कोएक्शियल एक ये मैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी भी यूज कर सकते हैं, जैसे आप कोल को जलाएं, पेट्रोलियम को, नेचुरल गैस, उससे भी टर्बाइन घुमा सकते हैं, उस एनर्जी से भी। और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी उसको कहते हैं। पानी से जो आता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, कोल वगैरह को जला के जब हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं उसे हम थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब अगर हम कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस यूज कर रहे हैं तो बड़ा नुकसान की बात है, क्योंकि एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को जला रहे हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एक अच्छा तरीका है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके बहुत बड़े प्रोजेक्ट होते हैं और हर जगह नहीं किए जा सकते। आप हर जगह नहीं कर सकते आप। ये जो कोपिली है ना, ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत जगह ऐसे जहाँ थर्मल भी यूज करते हैं। जैसे मैंने अभी आपका नाम लिया, जैसे मैं आपको बता रहा था कि बांध जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे पास 310 करीबन थर्मल पावर प्लांट है, लेकिन दिक्कत यही है कि 310 हम कह तो रहे हैं, लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम इसके लिए यूज कर रहे हैं, खराब होती है ऐसी चीजें। अब ये कुछ प्लेसेस हैं जिसमें आपको कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज बता रहा हूं, यानी जो परंपरागत सोर्सेज है। तो कोल फील्ड देखिए, ये जो लाइन है, ये जो सब एरिया है कोल फील्ड के हैं। ये आपका गोंडवाना लैंड बताया, ये ऊपर ट्रेशरी लैंड हो गया। ये 200
200 मिलियन, ये मतलब बहुत साल पहले का है। मैं कहने का मतलब ये है कि आज की बात नहीं है। यहाँ पर इस इलाका ये 55 लाख, मतलब कई जगह हमारे पास बहुत पुराना भी है 200 मिलियन, कई जगह हमारे पास 55 मिलियन इतने साल पहले के भी है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग एज के हमको दिखते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑयल फील्ड्स है, जैसे मैंने बताया ये मुंबई हाई है, और फिर उसके बाद ये यहाँ पर ये पाइपलाइन में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से, जो और यहाँ पर आप नॉर्थ ईस्ट में जाइएगा, यहाँ पर भी आपको तेल मिलता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम आपको यहाँ मिलते हैं। ये जो 1700 किलोमीटर लंबी लाइन की बात मैं कर रहा था, ये देखिए हजीरा से शुरू होती है, फिर हजीरा, फिर विजयपुर भी बीच में आता है, फिर ये आधे जाते 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 ये सोनीपत तक गई है, गुड़गांव भी जा रही है, सोनीपत भी जा रही है। तो इसको HVJ हम नेचुरल गैस पाइपलाइन कहते हैं। और HVJ बहुत लंबी लाइन है और बहुत एक बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा ये। इसके अलावा हमारे पास नेचुरल गैस रिजर्व्स भी है, और जैसे मैंने बताया कि जहाँ जहाँ हमको पेट्रोल मिलता है वहाँ मिल जाती है, लेकिन इसके अलावा भी नेचुरल गैस, आप देखिए जो इलाके दिख रहे हैं ये इलाके आपके नेचुरल गैस की जगह है, मेजर नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं। अब आते हैं हम जरा पावर प्लांट पे। न्यूक्लियर और थर्मल, न्यूक्लियर के बारे में मैं अभी बात करूंगा, थर्मल देख लेते हैं। तो ये सारे नाम आएंगे, ये काकरापारा, ये तारापुर, ये कलपक्कम, इसके अलावा नरोरा, ये जिसमें ट्रायंगल में है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है। इसके बाद हमारे पास ये जो आप थर्मल प्लांट देख रहे हैं, ये गोले में जो है ब्लैक सर्कल है, ये सारे जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर थर्मल, मतलब कोयला वेला जला के यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। अच्छा, कुछ इसमें इंडिजीनियस है, कुछ जो है वो बाहर के लोगों के सपोर्ट से, मतलब विदेशी सपोर्ट से हम लोग ने पैदा किए हैं। न्यूक्लियर एनर्जी की मैं बात कर रहा था। न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो कैसे आती है? न्यूक्लियर फिशन, दो तरीके होते हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो दो तरीके के रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ। बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी मिलती है जब एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूरेनियम और थोरियम को हम यूज़ कर सकते हैं, और अगर इसको कंट्रोल वे में करेंगे, अगर यूरेनियम और थोरियम को हम कंट्रोल रूप में करेंगे इसका यूज़, तो आप देखें यूरेनियम थोरियम हमको मिलता है झारखंड, राजस्थान, केरल में मिलता है। और हमारे पास जो है करीबन 6 न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, रावत भाटा, नरोड़ा, कलपक्कम, तारापुर, काइगा, काकरापार, ये सारे जो हैं, जैसे रावत भाटा राजस्थान में है, नरोड़ा उत्तर प्रदेश में, कलपक्कम तमिलनाडु में, तारापुर महाराष्ट्र में, काइगा कर्नाटक, और काकरापार जो है गुजरात में। ये हमारे मेजर न्यूक्लियर एनर्जी के रिसोर्सेज या यहाँ पैदा होती है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। जैसे मैंने आपको बताया कि यूरेनियम और थोरियम ये ऐसे वस्तु है जो इसके लिए रॉ मटेरियल है, और ये झारखंड, राजस्थान और केरला में हमको मिलती है। राजस्थान में ये अरावली जो रेंज है उसमें वहाँ मिलती है। केरल की बात करूँ मैं, तो यहाँ पर एक मोनोजाइट सैंड, मतलब मोनोजाइट जो रेत है, वहाँ पर हमको वहाँ पर काफ़ी रिच, मतलब ज़्यादा आपको थोरियम वहाँ से प्राप्त होता है। अब कमिंग टू जब हम बात करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान जो है उसमें ट्रॉपिकल कंट्री है, मतलब सोलार एनर्जी हमको काफ़ी ज़्यादा मिलती है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास सन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मिलती है और काफ़ी समय तक मिलती है। तो सोलार पावर का हम यूज़ कर सकते हैं, सौर ऊर्जा जिसे हम कहते हैं। तो सोलार एनर्जी है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके लिए फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी अगर हम यूज़ करें तो सीधा हम सोलार एनर्जी को सीधा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं। सोलार जिसे थर्मल एनर्जी बेसिकली। तो जो सबसे बड़ा सोलार प्लांट है वो गुजरात में है, माधापुर। सबसे बड़ा जो सोलार प्लांट है इंडिया में वो क्या है? माधापुर, गुजरात में। और जितना ज़्यादा पोटेंशियल हम देखते हैं वो आगे आपके राजस्थान में है, गुजरात में है। जहाँ सबसे ज़्यादा हमको थर्मल एनर्जी मिलेगी या मिल सकती है या मिलती है वो राजस्थान और गुजरात है। आगे के समय हम इसको एक पोटेंशियल इलाका मानते हैं जहाँ पर हम सोलार एनर्जी को बहुत यूज़ कर सकते हैं। आज भी यहाँ यूज़ हो रहा है, और कई ऐसी तकनीक हो गई जिससे हम जो स्ट्रीट लाइट है वो हम सोलार से चलाते हैं। ये एक सोलार ऑपरेटेड एक मिल्क टेस्टिंग इक्विपमेंट है, दूध को चेक किया जा सकता है। तो यहाँ पर सोलार सेल्स लगते हैं और उससे आप कई चीज़ें कर सकते हैं। फिर हम आएंगे वायु ऊर्जा पे। इसमें क्या है, हमारे पास
जो भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर अगर हवा चल रही है तो वो हमारे लिए अच्छी है। विंड पावर हम इसको यूज कर सकते हैं। तो हिंदुस्तान में विंड, हम इसके विंड सुपर पावर है। हमारे पास बड़ी अच्छी हवा आती है। हम लोग 5वें नंबर पे हैं। और जो सबसे बड़ा क्लस्टर अगर आप देखेंगे तो वो तमिलनाडु में है। विंड जो फार्म क्लस्टर है इसमें एक फैन की तरह चलता है और बहुत सारे लगाने पड़ते हैं एक साथ, तो इसको हम फार्म कहते हैं। आप देखिए ये सीरियली एक एक कुछ डिस्टेंस पे लगाए गए हैं, यहाँ देख पा रहे हैं आप। तो तमिलनाडु में ये एक आप ऐसा फार्म देखेंगे, एक बेल्ट है वहां बाकायदा। ये नागरकोइल से मदुराई तक है। नागाकोइल से ये वहां तक है, मदुराई तक। फिर जैसलमेर के पास भी है, जैसे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, इनके पास बहुत पोटेंशियल है टैप करने के लिए। टैप मतलब होता है यूज करना विंड एनर्जी को। तो ऐसी ये सब इलाके हैं जहां पर अच्छे खासे विंड फार्म कुछ हैं, कुछ बनाए जा सकते हैं। जैसे मैंने कहा नागाकोइल और जैसलमेर वाले, ये तो वाकई फेमस है, जहां पर विंड से हवा से एनर्जी हम पैदा करते हैं। फिर हम आते हैं बायोगैस पे। बायोगैस जो होता है, अब देखिए बायोगैस का प्लांट क्या होता है, इसमें क्या होता है, कचरा डाल देते हैं सारा, चाहे कोई भी वेस्ट हो, ह्यूमन वेस्ट हो, आदमी का एक्सक्रीटा हो, चाहे एनिमल का हो। तो इसमें क्या होता है कि इसको हम डाल देते हैं बस, और उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना आप काम करते हैं, अपने आप इससे एक क्लीन फ्यूल देते हैं बायोगैस। लकड़ी, डंग के केरोसिन से अच्छा है। और ख़ासतौर पे ये रूरल गांव के इलाके में अगर आप देखें कि गोबर ग्लास प्लांट आप कई लोगों के घर में देखेंगे। इससे क्या होता है कि चीज़ों का यूज़ भी हो जाता है, जो ख़राब चीज़ें अब हम एक्सक्रीटर तो करते हैं, वो सब यहाँ यूज हो जाता है। और फिर उसके बाद जो स्लरी बचती है, मतलब गैस पैदा होने के बाद जो स्लरी बचती है, उसको आप उर्वरक के रूप में, मैन्योर के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं एग्रीकल्चर फील्ड्स में। फिर एक और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी आपको बताता हूँ, वो है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी का मतलब होता है कि क्योंकि यहाँ पर जो टाइड्स आती है, मतलब लो टाइड हाई टाइड आता है ना, ज्वार, क्योंकि एनर्जी है, जो हमारे समुद्र में लहरों में भी एनर्जी है, तो इसके लिए हम उसको यूज कर सकते हैं एनर्जी के लिए। ये गल्फ ऑफ कच्छ है गुजरात, वहां पर जो भी गल्फ होती है ना, खाड़ी, जो खाड़ी इलाका है, एक छोटा संकरा इलाका जहां पर पानी आए और वापस जाए, तो पानी आता और जाता है ना, वहां पर आप टरबाइन लगा सकते हैं। तो ये जो गल्फ ऑफ कच्छ है, ये 900 मेगावाट यहाँ पर बाकायदा पावर प्लांट है। और किसने किया ये नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, क्योंकि जो उसका आइडियल कंडीशन मिल जाती है। होता कैसे है, ये पानी आ रहा है, यहाँ पर एक गेट होता है, गेट लगा दिया जाता है, पानी आता है, पानी अंदर चला गया, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि जब ये पानी वापस आएगा, एक पाइप होगा यहाँ पर, ये सारा पानी जो है वापस आएगा। तो यहाँ पर इस पानी वापस आना है, क्योंकि अर्थ का कर्वेचर उस तरीके से, तो ये वापस आएगा, यहाँ पर टरबाइन लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर टरबाइन जब लगा दिया जाता है, तो जो पानी आ रहा है वो उसको घुमाएगा, और घुमाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। एक और एनर्जी है, वो जियोथर्मल एनर्जी। इसमें क्या होता है कि अर्थ क्रस्ट जो है ना, वो बहुत गर्म है, तो अगर आप थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे गर्मी होगी, और इतना कई जगह आप धुआं निकलते हुए देखेंगे। आप देखें जब वॉल्केनो जब इरप्ट होता है, तो उसमें क्या होता है, लावा निकलता है, कितना गर्म होता है लावा। इसका मतलब अंदर हमारे पास एनर्जी है अर्थ के, तो इसी को हम उपयोग कर सकते हैं। जियो मतलब अर्थ, थर्मल मतलब गर्मी। इसको हम अंदर की कई हॉट स्प्रिंग्स देखेंगे, कई ऐसी जगह है जहां पर लोग चावल कच्चा डालते हैं और निकालते हैं तो चावल पक जाता है। तो मणिकरण जो HP में है, हिमाचल प्रदेश, और पूगा वैली लद्दाख में, यहाँ पर जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।